यूएसएमएल फोरम ऑफ पाकिस्तान आज एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा है, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि चंद हाई यील्ड टॉपिक्स जो कि स्टेप 1 में आते हैं, उनको हम अपने अंदाज़े से आपको अपने तरीके से आपको जो है समझा सकें। और चूँकि स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि फर्स्ट एड को आखिर पढ़ना कैसे है, ये तरीक़ेकार कोई नहीं सिखाता। तो प्राइमरी मकसद होगा कि आपको फर्स्ट एड पढ़ना कैसे है, जो किताब है, उसका तरीक़ेकार सिखाना है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रोडक्टिविटी इससे हासिल कर पाएँ। हमारी शुरुआत कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से होगी, जो कि काफ़ी डिमांड में था हमारे ग्रुप के ऊपर। तो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी से हम जो है शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक चलता है। पहला हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रोक वॉल्यूम का है। स्ट्रोक वॉल्यूम इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि हार्ट बेसिकली जो वॉल्यूम पंप कर रही है, वो वॉल्यूम उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये दिया गया है कि कार्डिक आउटपुट के वेरिएबल्स क्या-क्या है, कि मतलब कार्डिक आउटपुट को क्या चीज़ जो है चेंज करती है। अब सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि कार्डिक आउटपुट क्या चीज़ है। तो कार्डिक आउटपुट समझने के लिए एक सिंपल सी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि कार्डिक आउटपुट इज़ इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट वो वॉल्यूम है, वो आउटपुट है हार्ट का। कार्डिक आउटपुट वो आउटपुट है हार्ट का, जो हर हार्ट रेट में जो वॉल्यूम बॉडी को मिलता है, उसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। बेसिकली आप समझे कि स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम को किसी टाइम के बाउंड्री में बॉडी की डिफरेंट जगहों में पहुंचना होगा, तभी वो आउटपुट होगा ना। ऐसे तो हार्ट में कितना भी वॉल्यूम हो, अगर वो हार्ट से निकल नहीं रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आउटपुट अफेक्टिवली हमारे ऑर्गन्स तक जाता है। फाइनल चीज़ ये होती है, आउटपुट को चेंज करने के लिए हम या तो स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, या तो हम हार्ट रेट को चेंज कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को चेंज करने से आखिर में कार्डिक आउटपुट ही या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। तो हम पैथोलॉजी की तरफ से और फार्माकोलॉजी की तरफ से और फिजियोलॉजी की तरफ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कार्डिक आउटपुट को कौन सी चीज़ें जो है चेंज करती है। अब ये टॉपिक ही पूरा उन वेरिएबल्स के बारे में जो कार्डिक आउटपुट को चेंज करता है। डिफ़िकल्ट डिफरेंट सिनेरियोज़ को समझने के लिए हमें इन्हें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़ाहिरी तौर पे एक वॉल्यूम है जो कि अफेक्ट होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम खुद काफ़ी चीज़ों से अफेक्ट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम खुद किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी से अफेक्ट होता है, वो आफ्टर लोड पीरियड से अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आफ्टर लोड और पीरियड जो ये वर्ड्स है, ये इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। तो आसान तरीके से अगर मैं समझाऊँ कि ये जो है, ये समझे ये एक बेसिकली एक हार्ट की डायग्राम होगी, जो कि मैं यूज़ करूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि चारों जो है वेंट्रिकल्स दिखाए हुए हैं, कि ये वाला वेंट्रिकल है, कि ये है, कि तो राइट साइड हार्ट की ये दिखाई हुई है और लेफ्ट साइड ये दिखाई हुई है। तो ये डायग्राम जो है बेसिकली इस्तेमाल किया करूँगा इस सीरीज़ के दौरान। तो ये तो क्योंकि अब ख़राब हो चुकी है, दूसरी बनाते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम है। अब आपने समझना है कि आफ्टर लोड क्या है और प्रीलोड क्या है, क्योंकि ये जो है अल्फाज काफ़ी दफ़ा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। तो आफ्टर लोड बेसिकली फोर्स को बोलते हैं, या उस प्रेशर को बोलते हैं। फोर्स को कहने या फिर प्रेशर को कहते हैं। उस प्रेशर को कहते हैं जो कि हार्ट एक्सर्ट करती है किसी भी वॉल्यूम को बाहर निकालने के लिए, उसे हम लोड कहेंगे। ठीक है, लोड LOAD, सही है। अब लोड एक तो आफ्टर लोड हो गया और एक प्री लोड हो गया। दोनों क्योंकि प्रेशर्स है, तो हमें सिर्फ ये समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आफ्टर लोड वो प्रेशर है जो हार्ट के वॉल्स एक्सर्ट करेंगे किसी भी मौजूदा ब्लड को बाहर निकालने के लिए।
ज़्यादा इलस्ट्रेशन मैं नहीं करा सकता हूँ, तो इसलिए आपको मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है। किसी भी जो भी वॉल्यूम उस वक्त हार्ट के अंदर मौजूद है, उस वॉल्यूम को पंप करने के लिए, उस वॉल्यूम को टिश्यूज़ तक पहुँचाने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा हार्ट, उसको हम आफ्टर लोड कहेंगे। और जो प्रेशर हार्ट एक्सर्ट करेगा, उस वॉल्यूम को जमा करने में जो वॉल्यूम आ रहा है हार्ट के अंदर, जो वॉल्यूम एंटर हो रहा है हार्ट में, उसको हम प्रीलोड कहेंगे। ठीक है, तो आफ्टर और जो प्री का जो अल्फाज है ना, वो बेसिकली ब्लड के आने को कहा गया है। आफ्टर लोड वो प्रेशर है जो ब्लड के हार्ट के अंदर आने के बाद की सारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा कि अब वो ब्लड तो आ गया हार्ट के अंदर, अब उसे बॉडी में दूसरी जगहों पे कैसे पहुंचाना है। प्रीलोड ब्लड के आने से पहले है, हमें बताता है कि कितना प्रेशर हार्ट को अपने अंदर तैयार रखना है। अब देखें ना, क्योंकि ये अभी एक मिसाल के तौर पे ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लिक्विड डालें और इसके वॉल्स कोई भी प्रेशर नहीं एग्जर्ट करें, तो ये कंटेनर अपना शेप चेंज कर देगा। ये ऐसे हो जाएगा या ये किसी भी तरीके का हो जाएगा। ये अपना शेप तभी रिजिड रख सकता है जब इसकी जो दीवारें हैं वो मजबूत हो। अगर इसकी दीवारें फ्लेक्सिबल है, तो आप इसके अंदर कितना भी लिक्विड डालें, कितना भी वॉल्यूम डालें, कितना भी ब्लड डालें, वो डायलेट ही होता जाएगा। तो ऐसे तो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, तो हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि हार्ट अपना प्रेशर एक्सर्ट करती रहे। और हार्ट कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वो उसको हम कहते हैं प्रीलोड। और आफ्टर लोड है कि हार्ट कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी ताकि वो ब्लड आगे पंप करे। तो ये वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ईजी वर्ड्स है, लेकिन अक्सर हमें किसी ने समझाया हुआ नहीं होता, तो हम जो है इसको कंफ्यूज करते रहते हैं। अब मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि अगर किसी के वॉल्स रिजिड नहीं है, तो वो कंटेनर अपनी शेप चेंज करता रहेगा, डायलेट होता रहेगा, जैसे भी उसके अंदर फ्लूइड आती रहेगी। तो ये एक पैथोलॉजी भी होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इसलिए ये जो टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इस पावर को कहेंगे जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। आफ्टर लोड उस लोड को कहेंगे जो चाहिए ब्लड को धक्का देने के लिए ताकि वो हार्ट से बाहर निकले। और पी लोड चाहिए उस ब्लड को कैच करने के लिए। बेसिकली आप उसको कैच कर रहे हो, हार्ट उस ब्लड को कैच कर रही है, तो उसका जो है हमें उस प्रेशर को हम पी लोड कहते हैं। तो बेसिकली हमें ये बताया गया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी से बढ़ता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा, जब जोर से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ज़्यादा बाहर जाएगा। वो प्रीलोड से बढ़ता है और वो आफ्टर लोड से कम होता है। ठीक है, अब प्रीलोड का मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन उसको अक्सर जो है सवालों में या किसी भी टेक्स्ट में उसको याद करने के लिए मैं प्रीलोड को और वॉल्यूम को इक्वेट कर देता हूँ। मैं ये अपने दिमाग में लेके आता हूँ बात कि प्रीलोड अगर ज़्यादा है तो हार्ट में जो वॉल्यूम आ रहा है वो ज़्यादा है, और प्रीलोड अगर कम है तो हार्ट में जो वॉल्यूम आ रहा है वो कम है। ठीक है, ये सेम आप चीज़ आफ्टर लोड के लिए नहीं कर सकते, इससे प्रीलोड के लिए कर सकते, क्योंकि वो हमारी डेफिनेशन पे अलाइन भी तो होता है ना। अगर ज़्यादा ब्लड आएगा तो प्रीलोड को, हार्ट को ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी है अपनी शेप को बनाए रखने में। अगर कम ब्लड आएगा, कम वॉल्यूम आएगा, तो हार्ट को कम फोर्स रखनी है, वो खाम में ज़्यादा क्यों रखेगा। तो ये हमारी डेफिनेशन पर भी अलाइन करता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चीज़ को याद रखें कि प्रीलोड जो है वो इक्वल है हमारे वॉल्यूम से। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई है। आप इसको आपने याद रखना है, इस बात को। तो ज़्यादा जब वॉल्यूम ज़्यादा प्रीलोड का मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है ज़्यादा आ रहा है हार्ट के अंदर। जब वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो ज़ाहिर सी बात है जो वॉल्यूम बाहर जा रहा है वो भी बढ़ जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गया। और आफ्टर लोड कम, यानी कि अब आफ्टर लोड, हमने कहा था कि आफ्टर लोड जो है वो फोर्स है जो ब्लड हार्ट को चाहिए जिससे वो ब्लड को बाहर धक्का दे। तो क्योंकि अब बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होगा, ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर। और भी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन ये बेसिकली ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। ये ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर लोड आपके ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है।
तो बॉडी जब अपना प्रेशर बढ़ा देगी तो ज़ाहिर सी बात है हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस ब्लड को बाहर फेंकने के लिए। तो आफ्टर लोड जब कम हो जाएगा तो आसानी से हार्ट उस ब्लड को फेंक पाएगी और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम बाहर जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रीलोड के बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और आफ्टर लोड के कम होने से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। कुछ एग्जांपल्स इनकी लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। ये एंजाइटी और एक्सरसाइज जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि इन सिचुएशंस में आपको ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, तो हार्ट का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जो बॉडी का है वो हार्ट को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि ब्लड ज़्यादा एफिशिएंटली बॉडी की टिश्यूज तक पहुँच पाए। तो क्योंकि दोनों ये जो सिचुएशन है ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेगनेंसी में डाइल्यूशन हो जाती है ब्लड की, हीमो डाइल्यूशन हो जाती है, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इस वजह से प्रीलोड इस वजह से बढ़ जाएगा। और आफ्टरवर्ड के कई एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखे हुए, लेकिन ये दो एग्जांपल्स आपने याद रखने, प्रेगनेंसी वाला और एंजाइटी और एक्सरसाइज वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो मैंने आपको समझाया था। ये एक और इक्वेशन है इसकी, जो कि स्ट्रोक वर्क के नाम से, लेकिन ये आपको ज़रूरी नहीं है अ, जानना। अब दूसरे वेरिएबल पे आ जाते हैं, जो कि इसको अगर मैं साफ कर दूँ थोड़ा सा, दूसरे वेरिएबल पे आ जाते हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो आपने पढ़ा था ऊपर क्या है, मगर उसी का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेकोलामाइन स्टिमुलेशन यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो रहा है। तो हार्ट में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। हार्ट के अंदर वैसे कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन जो मेन वाला हम पढ़ते हैं वो बीटा वन रिसेप्टर है। बीटा वन आपको याद रखना है, वो बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को तेज़ करवाता है। तो बीटा वन जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को तेज़ करवाता है, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन तेज़ हमें चाहिए होती है सिंपैथेटिक सिस्टम में, तो ज़ाहिर सी बात है सिंपैथेटिक सिस्टम बीटा वन को ही सिमुलेट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है। इसकी डिटेल में वो गए हुए हैं कि बीटा वन रिसेप्टर काम कैसे करता है, और इसके हम लोग डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप याद रख सकते हैं कि किसी भी मसल को बॉडी में, कोई भी स्मूथ मसल हो या स्केलेटन मसल हो, जब वो कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ में आता है तो उसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसलिए अक्सर औकात हाइपोकैल्सीमिया में वीकनेस हो जाती है मसल्स की, तो उसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब बढ़ेगी तो इंट्रा सेलुलर कैल्शियम बढ़ जाएगी, जिससे मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें सार्कोप्लाज़्म रेटिकुलम का एक फ़ंक्शन होता है, जो कि जब वो ज़्यादा करेगा तो फिर कैल्शियम की लेवल भी बढ़ जाएगी। तो इस सिनेरियो में अभी जाने की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है। अब वो कह रहा है क्योंकि इंट्रासेल्युलर बढ़ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम को आप याद रखें कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ। यहाँ पे एक मेडिसिन बताई हुई है डाइजॉक्सिन, जो कि हम फार्माकोलॉजी के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डाइजॉक्सिन बेसिकली हार्ट फेलियर के कभी-कभार पेशेंट्स को दिया जाता है। इसका बेसिक जो मैकेनिज़्म है काफ़ी लंबा है, लेकिन ये क्या करता है कि इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को बढ़ा देता है, जिससे आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी तेज़ हो जाती है हार्ट। तो हार्ट फेलियर की कैफ़ियत थोड़ी-सी कम हो जाती है। यहाँ पे जो है थोड़ा-सा इसको समराइज़ करके बताया हुआ है, इसी सिचुएशन को, कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो डिक्रीज़ होती है, वो होती है बीटा ब्लॉकेट से, क्योंकि अब बीटा 1 उसको स्टिमुलेट कर रहा था तो उसकी ब्लॉकेट से वो डिक्रीज़ होगी। हार्ट फेलियर से, क्योंकि हार्ट फेल हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। एसिडोसिस से, अब एसिडोसिस का ताल्लुक ऐसे है कि जब हाइड्रोजन आयन्स बढ़ जाएँगे, तो जो आयन का एक्सचेंज है, वो अफ़ेक्ट होगा। तो कैल्शियम का जो एक्सचेंज है वो अफ़ेक्ट हो जाएगा, और वो एक्सक्रीट भी ज़्यादा हो रहा होगा यूरिन में। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। हाइपॉक्सिया हाइपरकैप्निया से भी इस पे फ़र्क पड़ेगा कि हाइपरकैप्निया जो है वो एसिडोसिस की कैफ़ियत को जो है इंड्यूस करवाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को, और ये कीमोरिसेप्टर्स पे जाके भी काम करता है, जिससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। और ये फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, जो कि आपको याद रखना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसकी वर्किंग को भी हम मज़ीद आगे वीडियोज़ में देखेंगे। पर जो आपने सबसे ज़रूरी वो याद रखने, वो बीटा ब्लॉकेड आपने याद रखने और हार्ट फेलियर आपने याद रखना। अब आ जाते हैं प्रीलोड और आफ्टर लोड। ये इन्होंने अब डेफिनेशन बता दी जो मैंने आपसे पहले बताई थी, कि ये जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है प्रीलोड, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। वेनस रिटर्न और वेनस टोन और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है।
और ये जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है आफ्टर ऑल। मीन आर्टेरियल प्रेशर का मतलब ब्लड प्रेशर होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम होता है जो हार्ट में आ रहा है रिलैक्सेशन के बाद। ठीक है, अब जो वॉल्यूम आ रहा है वो मज़ीद जो है 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो ब्लड है कितनी बॉडी में, और ऊपर से कि वेन्स का टोन क्या है। क्योंकि अगर ये वेन है, ठीक है, तो इसमें जो कैपेसिटी है, मान लें कि अगर इसमें एन कैपेसिटी है, तो अब एक डायलेटेड वेन जो कि इतनी बड़ी होगी, इसके अंदर 2n कैपेसिटी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि स्पेस बढ़ गई। वेन ने जैसे डायलेट किया तो स्पेस बढ़ गई। तो अब वेन्स क्या करेंगी कि अपने अंदर वॉल्यूम स्टोर करना शुरू कर दें, और हार्ट तक वॉल्यूम नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, पीलोड कम हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो वेनस डायलेटर जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये अक्यूट एमआई की सूरत में भी देते हैं, इसका यूज़ है कि ये पीरियड को कम करता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। अब लेप्लास लॉ जो है काफ़ी सुनने में फैंसी लगता है, लेकिन ये पेपर में एज सच नहीं पूछा जाता। अ, क्योंकि इसका बेसिक जो ये बताना चाह रहा है वो ये है कि जितना बॉल ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आफ्टर लोड उतना बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको आसानी से पहले समझाया था कि आफ्टर लोड होता ही वो प्रेशर है जो ब्लड को बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। तो ज़ाहिर सी बात, जितना स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आफ्टर लोड जो है वो बढ़ेगा उसमें। इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस ये याद रखना है कि ब्लड प्रेशर से इसका ताल्लुक है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आफ्टर लोड बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। अब ये बात कही जा रही है कि आर्टीरियल वेज़ोडायलेटर क्या करेगा, क्योंकि आर्टरीज तो हार्ट के बाद आती है ना। तो आर्टरीज की वेज़ोडायलेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो कि हाइड्रोलाइज़िन है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइज़िन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आफ्टर वो कम करते हैं, क्योंकि वही वाला सिनेरियो है, ज़्यादा ब्लड स्टोर करेगा। अब एक ये कंटेनर है जिसमें आपने पुश करना है वॉल्यूम को, और एक ये कंटेनर है। तो ज़्यादा आसानी से किस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम पुश होगा? इसके अंदर, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगी। रेजिस्टेंस जो है डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड करती है, मैथ्स का एक फॉर्मूला है। तो डायमीटर जैसे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होती है। अब एस इनहिबिटर्स और आर्म्स भी जो है इसमें काम करते हैं, लेकिन ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों को कम करते हैं। आफ्टर लोड पीरियड दोनों को जो है ना, ये कम करते हैं इसमें। उसकी वजह ये है कि जो एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन होता है वो आर्टरीज और वेन्स दोनों पे काम करता है। तो आप जब उसे ब्लॉक कर देंगे एंजियोटेंसिन 2 को, जो कि ये फार्माकोलॉजिक एजेंट करता है, तो फिर ये दोनों पीरियड और आफ्टर लोड कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, और ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉम्पनसेट करता है इंक्रीज आफ्टर लोड को हाइपरट्रोफी करने से। यानी कि अगर बॉडी में मुसलसल ये कैफियत है कि आफ्टर लोड बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अब फोर्स हार्ट को ज़्यादा लगानी है। और पैथोलॉजी का रूल है कि अगर आप कोई स्ट्रेस किसी टिश्यू पे डालते तो वो चेंजेस, उसके अंदर चेंजेस आती है। तो अब मुसलसल अगर हार्ट इंक्रीज प्रेशर के साथ फाइट कर रहा है, तो उसे अपने अंदर भी कुछ ना कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि वो उस पे उतर आए। तो हाइपरट्रोफी हार्ट की हो जाती है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की कैफियत आ जाती है। तो ये बस बता रहे हैं कि हार्ट जो है हाइपरट्रोफी करता है। तो जब भी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी आए आपके सामने, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन की सूरत पेशेंट को हो सकती है। तो ये आपने क्लिनिकल सिनेरियोज में याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है या अगर किसी पेशेंट को हाइपरट्रोफी है, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको बताई हुई हो तो आपने दोनों को रिलेट करना है साथ में। कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड से भी स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट होता है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको कहा सिंपैथेटिक उसमें सिचुएशन में। आफ्टर लोड ज़्यादा होगा तो कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन, अब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है, कंस्ट्रिक्ट हुई हुई है, तो उसका मतलब ये है कि टिश्यूज़ पे ब्लड मुश्किल से पहुँचेगा। तो आपने ज़्यादा ऑक्सीजन देना है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुँच पाए वहाँ। हार्ट रेट बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगा। अब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और डायमीटर वेंट्रिकल का, यानी कि वॉल टेंशन, ये बेसिकली पैथोलॉजीज़ पे रिलेट करता है कि अगर वेंट्रिकल खुद हाइपरट्रोफी हो जाएंगे
तो वेंट्रिकल खुद भी तो एक मसल है। तो जो वो मसल है जब, तो उसको खुद को भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और अगर वो ज़्यादा ब्लड आगे पंप कर रहा है तो उस वॉल्यूम के हिसाब से भी ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में चाहिए होगा, पार्शियल प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये बात है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर वो हाइपरट्रोफी हो जाता है या बड़ा हो जाता है हार्ट, तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। अपना खुद भी तो वो मसल है ना, तो उसे अपने आप को भी ऑक्सीजनेट करना है। और ये एक साइट लिखा हुआ है कि कोरोनरी साइनस जो होता है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। कोरोनरी साइनस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होती है उनमें, क्योंकि वो बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। ये वो साइनसेस हैं जो कि मसल्स को पावर कर रही है हार्ट के, और ये बार बार यूज़ हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है इनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो वॉल टेंशन जो है लेप्लास लॉ फॉलो करती है। आप चाहे तो ये फार्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इंप्रेस करना चाह रहे हैं टीचर्स को तो आप याद रख सकते हैं। ये वही सिचुएशन है कि मैंने आपसे कहा था कि जो है रेडियस जो है वो स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि रेडियस अगर कम है, सही कम है, तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा वॉल्स के ऊपर। यहाँ पे पुश कर रही होंगी वॉल्स पे, वॉल्यूम होगा वो पुश करेगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। थिकनेस ज़्यादा होगी तो स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वो पुश नहीं कर पाएगा ना वॉल्यूम वॉल्स के ऊपर, तो कम स्ट्रेस होगा। और वॉल टेंशन और स्ट्रेस में बस फ़र्क इतना है कि टेंशन जो है उस फोर्स को कहते हैं जो जो उसे जो एडजस्ट करने से पहले आर्टीरियल उसके ऊपर लग रही होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, समझे जैसे कि ये वॉल्स है आर्टरी की, तो जो प्रेशर लिक्विड जो है वो एक्सर्ट कर रहा है फिर टेंशन कहेंगे, और जो प्रेशर वॉल के अपने अंदर है, एंडोथेलियम के अंदर है, उसे हम स्ट्रेस कहेंगे। तो बस इतनी सी बात है। फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है।